फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार चैतन्य गौतम क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम बिहार स्पेशल की तीसरी क्लास में पहुंचे हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे नदी घाटी परियोजना, जलप्रपात एवं झील। तो सबसे पहले हम नदी घाटी परियोजना देखेंगे। बिहार में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना है, उनसे कौन कौन से लाभान्वित जिले हैं, और ये सभी नदी घाटी परियोजना कब बनी है, किस जगह पे बनी है, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद जलप्रपात देखेंगे, झीलों को देखेंगे। ये हमारे किसी भी वनडे पेपर के लिए यहाँ से 2 नंबर की एकदम से अनिवार्यता है कि आप इसको अच्छे से जान गए तो यहाँ से 2 नंबर पक्का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कौन सा, सोन। पहला लेते हैं हम लोग सोन नदी घाटी परियोजना। सोन नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे स्थापना का। ये सबसे बिहार का पुराना एवं मतलब सबसे पुराना अगर देखा जाए तो बिहार का ये सोन नदी घाटी परियोजना है, जो कि बना था 1874 ईस्वी में। और इसके जो नदी का जो परियोजना जो बनी है, उसमें 2 हिस्सों में इस परियोजना को डिवाइड किया गया है। यानी कि ये तो बना है सोन नदी के ऊपर ही, है ना, बना है सोन पर। ऐसे स्थापना पहले देख लेते हैं। 1874 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है। बिहार का सबसे प्राचीनतम यानी पुराना नदी घाटी परियोजना है। सबसे पुराना यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहला और पुराना। बना किस पे है? सोन नदी पे बना है। सोन नदी पे बना है। कहाँ पे बना है? रोहतास जिला में बना है। कहाँ पे? रोहतास जिला में बना है। ठीक है, हमने ये चीज देखी है। अब देखिए, ये जो सोन नदी घाटी परियोजना है, इसमें 2 नहरों का निर्माण किया गया। एक निर्माण किया गया आपका पश्चिमी सोन, और ये 1 नंबर है। तो पहले पश्चिमी सोन परियोजना को हम देख लेते हैं। यानी कि सोन नदी के पानी को 2 दिशा में, यानी कि 2 क्षेत्रों में निकाला गया। एक पश्चिम की तरफ निकाला गया और दूसरा जो है पूर्व की तरफ निकाला गया। पश्चिम की तरफ जो नहर निकली है, जो परियोजना निकली है, उससे कौन कौन से लाभान्वित जिले हैं उसको हम लोग देखेंगे। भभुआ, रोहतास, बक्सर, आरा। यहाँ पे भभुआ, रोहतास, बक्सर, आरा, ये 4 जिले हैं जो पश्चिमी सोन परियोजना के लाभान्वित जिले हैं। इन परियोजना से इन क्षेत्रों में कृषि करना सुगम और आसान हो गया है, क्योंकि समय पे इनको पानी मिलते रहता है। और इस पश्चिमी सोन से जो पानी निकलती है, इन जगहों पे फसल के साथ साथ और भी कार्यों के लिए उपयुक्त हो जाता है। इनके साथ साथ इनमें और क्या चीज़ें होती हैं, ये कृषि युक्त तो है ही। यह नदी परियोजना कृषि युक्त के साथ साथ यह पेशा युक्त भी है। जैसे पेशा युक्त कैसे है ये नदी? क्योंकि इन नदियों में क्या होता है कि जब यह नदी, सोन नदी का उद्गम आपको पता है अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक क्या मैकाल श्रेणी से निकलती है ये सोन नदी। एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से। तो जब वहां से आती है तो बहुत सारी चट्टानों के बीच से होकर के नदी निकलती है सोन नदी, जिसके कारण क्या होता है, उन चट्टानों में इतने ज्यादा अपक्षय और पर्दन होते हैं, रगड़ और घिसने की प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होता है कि पत्थर के टुकड़े जो है इतने बारीक हो जाते हैं, और वो पानी के साथ बहाव में, जहां तक नदी का बहाव है, उद्गम से लेकर के जहां तक बहाव है, वहां तक जो है उसमें जो है रेत जो है इसके साथ आती है। और यह पेशा युक्त नदी है, क्योंकि इस नदी से रेत निकलता है, बालू निकलता है। क्या निकलता है? रेत, बालू निकलती है, जिससे घर निर्माण का कार्य होता है। इस रेत से घर का निर्माण होता है। किसका? घर का निर्माण होता है। तो यह जो नदी है, यह सिर्फ कृषि युक्त ही नहीं, इस नदी से
यह पेशा युक्त भी है। पेशा कहने का मतलब पेशा युक्त कहा जाए इसको, इसलिए कि इससे हम रेत की जो है यहाँ पे इसमें रेत निकालने की प्रक्रिया चलती है और वो रेत से घर का निर्माण होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो सोन नदी है इस लिहाज से देखा जाए तो कृषि के लिए तो उपयुक्त है ही और पेशा युक्त भी है। इससे कार्य किया जा सकता है और होता भी है। ठीक है, तो पश्चिमी सोन का हमने देख लिया। अब देखिए पूर्वी सोन के लाभान्वित जो जिले हैं औरंगाबाद, 2 नंबर देखते हैं। पूर्वी सोन, पूर्वी सोन का जो नदी है उसके जो लाभान्वित जिला है औरंगाबाद है, अरवल, पटना और आपका गया, जहानाबाद। औरंगाबाद, औरंगाबाद, अरवल, पटना, फिर आपका आ जाता है गया और जहानाबाद। इन सब क्षेत्रों में जो है इस पूर्वी सोन के पानी को, यानी पूर्वी सोन परियोजना, यहाँ पे देखिए आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो सोन नदी है इस सोन नदी के इस परियोजना को 2 भागों में बांटा गया है। एक पश्चिमी सोन यानी कि पश्चिम की तरफ एक नहर को निकाला गया है और दूसरी जो है पूर्वी सोन यानी कि पूरब की तरफ नहर को निकाला गया है। तो आप समझ सकते हैं, अगर हम अपने नक्शा में ऐसे हम देखें, बिहार का अगर हम नक्शा देखें, बिहार का नक्शा अगर हम देखें तो ये गंगा नदी हो गई, ये सोन नदी जा रही है। ठीक है, तो इस सोन नदी का यहाँ पे रोहतास में जहाँ पे इस नदी का हम लोग परियोजना का यहाँ पे जो विस्तार हुआ है, यहाँ से इसको 2 तरीके से निकाला जाता है बाहर। कैसे? एक आती है इधर से पश्चिमी के तरफ, ये पश्चिमी सोन हो गई। कौन सी? पश्चिमी नहर हो गया यहाँ पे, ये पश्चिमी सोन हो गई, सोन नदी। ठीक है, यानी कि सोन नदी का जो परियोजना है पश्चिमी वाला, वो आप देख रहे हैं यहाँ से रोहतास से ऐसे निकल करके इधर आ रही है। तो इनमें कौन कौन सी जिले इस नहर से, ये जो नहर निकली है, 2 नहरें निकली हैं परियोजना से, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से जिले हैं जो कि पश्चिमी नहर परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं। भभुआ, रोहतास, बक्सर, आरा। यानी कि यहाँ पे ये आपका भभुआ हो गया, बक्सर हो गया। ठीक है, यहाँ पे रोहतास तो खुद है ही, और फिर इसके ऊपर जस्ट आइएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बक्सर और आरा। ये देख रहे हैं आप पश्चिम के क्षेत्रों में, ये वाला इलाका, ये जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, यहाँ से ये लाभान्वित हो रहे हैं। और यहाँ से अगर पूर्व की तरफ ऐसे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि औरंगाबाद हो गया, औरंगाबाद के बगल में यहाँ पे अरवल हो गया, अरवल के बगल में यहाँ पे ये पटना हो गया। पटना के बाद यहाँ पे थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका ये जहानाबाद और गया वाला क्षेत्र आ जाएगा। तो अब देखिए पूर्वी सोन परियोजना से औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद जिलों को जो है पानी मिलता है और इनसे उपयुक्त खेती होती है, जो कि बहुत ही इसके लिए, उन खेतों के लिए ये पानी लाभकारी होता है। तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि इस परियोजना से 2 नहरें निकलती हैं, उसको हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे ना 2 चीज़ और है। जल विद्युत परियोजना है, एक है डिहरी है, एक वरुण जल डिहरी। यहाँ पे इस नदी घाटी परियोजना पे 2 जल विद्युत बनाए गए हैं। जल विद्युत परियोजना, इससे क्या होता है, बिजली पैदा होती है। पहली डिहरी में जो है, डिहरी जल विद्युत परियोजना, दूसरी है आपकी वरुण, ये इसी नदी पे बना है। ये दोनों, इससे क्या होता है, बिजली पैदा होती है। कैसे बिजली पैदा होती है? इस परियोजना को बना करके वहाँ पे एक बड़ा सा कंक्रीट से ऊंचा किया जाता है, जिस पे पुल बनता है और उस पर ढाल बनाई जाती है। उन ढालों से पानी को जो है एकत्रित करके और अपने हिसाब से पानी को वहाँ पे
ड्रेन किया जाता है, निकाला जाता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे बड़े बड़े टरबाइन लगे होते हैं। वो टरबाइन उस पानी के धारा से वो घूमते हैं, जिससे कि बिजली पैदा होती है। तो आप देख रहे हैं ये सोन नदी कितनी अनिवार्य है। कृषि से अगर देखा जाए तो, अगर पेशा युक्त से देखा जाए तो, और बिजली उत्पादन क्षमता से देखा जाए तो, तीनों से ये चीज़ें क्या हो रही हैं कि काफ़ी ये नदी जो है लाभकारी है, जो हमें दिख रहा है। ठीक है, इसका इस पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, देखते हैं दूसरा जो हमारा नदी घाटी परियोजना है, जिससे कि नहरों का निर्माण हुआ है और वो नहरें अलग अलग जिलों को जो है पानी पहुंचाती है। उन पानी से कृषि कार्य और अन्य कार्य भी होते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर हम देखते हैं गंडक। 2 नंबर कौन सा देखते हैं हम? गंडक नदी घाटी परियोजना। देखिए, जो गंडक नदी घाटी परियोजना है, ये किसके सहयोग से बना है? ये भारत और नेपाल के सहयोग से बना है। भारत एवं नेपाल के सहयोग से बना है। सहयोग इसमें किसका है? 2 देशों का है, एक हमारा भारत है और एक नेपाल है। इन दोनों के मिलने से ये जो है गंडक नदी घाटी परियोजना को शुरू किया गया है। और ये बना कब था? ये 1960 में बना था। जगह वही है, जो इसका जगह रहा है वो आपका पश्चिमी चंपारण का जो भैंसा लोटन जगह है, जहाँ पर कि ये गंडक नदी आकर के बिहार में इंटर करती है, उसी जगह पे इस गंडक नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। और इसके लाभान्वित जो क्षेत्र हैं वो आपके वही पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर आपका मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये जो है क्षेत्र है। तो ये आपको हमने जब नदी की क्लास जब कराई होगी तो उसमें मैंने बताया था कि गंडक नदी जो बिहार में जहाँ इंटर करती है, वहीं पे जो है गंडक नदी बैराज है, यानी कि उस बैराज से ही, यानी कि वहीं जो पुल बना है वहीं पे जो है गंडक नदी घाटी परियोजना भी शुरू किया गया है, जिसमें क्या है कि नदी के जलधारा को और दूसरे दिशा में मोड़ा जाता है। अच्छा, नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं? देखिए, नदी घाटी परियोजना यानी कि कोई भी एक मुख्य नदी होगी, जिसके उस मुख्य नदी के जलधारा को कहीं एक जगह बीच में रोका जाता है, जहाँ पे उसका संतुलन बना रहे, वहाँ पे उसको रोक करके उसके जलधाराओं को अलग अलग क्षेत्रों में डाइवर्ट किया जाता है, वही परियोजना कहलाता है। उस परियोजना से बिजली पैदा होगी, कृषि युक्त कार्य होंगे और भी लाभान्वित कार्य किए जाते हैं। उसी परियोजना की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। ये बना कब था? ये बना था 1960 में। अगर यहाँ स्थापना की बात करें तो 1960 में यह बना था। ठीक है, अब देखिए इसके लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं। लाभान्वित जिले मतलब कौन कौन जिले में इसका पानी जाता है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। वैशाली तक इसका पानी आती है। अगर हम ऐसे अगर मैप में देखें तो ये हमारा अगर ऐसे हो गया, ये हमारा अगर मैप हो गया ऐसे, तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये दोनों हो गए। फिर ये पश्चिमी, पूर्वी, उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा साइड में यहाँ मुजफ्फरपुर, और उसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा वैशाली। तो ये सभी जिले जो हैं इस गंडक नदी से, यहाँ पे है भैंसा लोटन, और इसी जगह पे जो है ये गंडक बैराज बना हुआ है, और यहीं से ये परियोजना शुरू होती है, जिसमें कि इसके मुख्य जलधारा से अलग से एक जलधारा निकाली जाती है, छोटी सी पतली सी वो जलधारा निकलती है, जो कि बाढ़ का सिचुएशन पैदा ना करे, और इतनी पर्याप्त पानी आती है उन पानी से उन जिलों में पर्याप्त खेती की कार्य हो जाती है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये नक्शा के
हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप बिहार के नक्शा को देखेंगे तो ऐसे ही एकदम सेम आपको दिखेगा। तो ये चीज़ है, यहाँ पे हमने देखा कि नदी घाटी परियोजना में सहयोग भारत नेपाल का है। स्थापना 1960 को हुआ था और लाभान्वित जो जिले हैं वो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली है। और इसमें एक और चीज़ आप देख लेंगे, ये जो बैराज बना है वो भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर के आसपास में है, पश्चिमी चंपारण में। यह जो बैराज बना है, बैराज का अगर स्थान देखा जाए तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। स्थान का नाम है भैंसा लोटन, भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि नगर। वहाँ पे यह बैराज का कार्य हुआ है, वहीं पे वो बैराज बना है। तो ये चीज़ आप देखिए, ये इतना इसके लिए अनिवार्य है, काफ़ी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर हम देखेंगे तीसरा जो है हमारा कोसी। तीसरा जो है वह है कोसी नदी घाटी परियोजना। कौन सी है? कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना को भी इसकी जो परियोजना से जो जल की जो धाराएं निकली हैं, जो नहरें तैयार हुई हैं, नहरें वो भी दो तरीके की हुई हैं, एक पूर्वी है और एक पश्चिमी है। एक पूर्वी, एक पश्चिमी। इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए जो तीसरा है हमारा कोसी नदी घाटी परियोजना है। कोसी नदी घाटी परियोजना की भी जो नहरें हैं वो दो दिशाओं में निकाली गई हैं, एक पूर्वी क्षेत्र में और एक पश्चिमी क्षेत्र में। पूर्वी वाली जो इलाका है वह किस किस को पानी देती है उसको हम बात करेंगे। सबसे पहले इसका बात करेंगे स्थापना का। स्थापना 1953 में हुआ था और पूर्ण रूप से जो चला था ये 1965 में चला था। अगर इसके हम कोसी की स्थापना की बात करें, नदी घाटी परियोजना, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोसी नदी घाटी परियोजना। ठीक है, अब देखिए इसका जो स्थापना हुआ था वो 1953 में हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से जब ये चलना शुरू किया था, पूर्ण रूप से जब ये नदी घाटी परियोजना का कार्य चलने लगा, यानी कि दोनों नहरों में पानी चलने लगा, वो कब हुआ? 1965 में। ये सब ईस्वी है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आप देख लिए स्थापना आपको दिख गया। फिर ये आपका पश्चिमी क्षेत्र है, इसका भी पूर्वी क्षेत्र है। तो पश्चिमी क्षेत्र के जो इलाके हैं वो दरभंगा, मधुबनी और सुपौल है। अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, इसके पश्चिमी क्षेत्र का जो जिसको पानी ये देता है वो है दरभंगा, मधुबनी और सुपौल। इन 3 जिलों में पानी जाती है। इस सोन नदी घाटी परियोजना का जो पश्चिमी परियोजना है, यानी कि पश्चिमी नहर है, इसको नहर भी लिख सकते हैं, कोसी। कोसी का समझ सकते हैं आप, पश्चिमी नहर है जो किसका है? कोसी नदी घाटी को 2 क्षेत्रों में निकाला गया है। इसकी 2 नहरें निकली हैं, एक पश्चिमी नहर है और एक पूर्वी नहर है। तो पश्चिमी नहर का आपने देख लिया, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल। उसी तरीके से हम पूर्वी को देखेंगे। अगर पूर्वी क्षेत्र में कहाँ पे पानी पहुँचती है, पूर्वी क्षेत्र वाला पानी कहाँ पहुँचती है, तो पूर्वी वाला आपको जाता है 2 ही जगह जाता है, अररिया और पूर्णिया, कटिहार तक भी चला आता है। अररिया, पूर्णिया और कटिहार के ऊपरी इलाके तक चल जाता है ये पानी। जैसे आप लोगों ने शुरू में देखा कि सोन 2 क्षेत्रों में निकला था, पूर्वी सोन, पश्चिमी सोन नदी परियोजना, उसी तरीके से कोसी को भी 2 क्षेत्रों में निकाला गया, क्योंकि कोसी बहुत ही भयावह नदी है और ये विनाशकारी नदी है। आपको पता है ये शोक, बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये जब कोसी जो है बिहार में इंटर होती है तब ये कोसी बनती है। उसके पहले इसे सप्त कोसी कहा जाता है। वो सप्त कोसी कहने का मतलब कि यह नेपाल में जो है, नेपाल में 7 नदी धाराओं, यानी 7 नदियों के मिलने से, 7 जल धाराओं के मिलने से कोसी बनती है। और जब ये 7 जल धाराएं आपस में मिलती हैं और बिहार में जब इंटर करती है, जैसे मान लेते हैं बिहार का बॉर्डर है, यहाँ से जब बिहार में इंटर करेगी तो कोसी के नाम से
जाना जाता है। और बिहार में इंटर करने के बाद भी यहाँ पे 3 नदियाँ इनसे और मिलती हैं, कमला है, बलान है, इंद्रावती है। कमला, बलान, इंद्रावती 3 नदी और मिलती है। समझ लीजिए कि 7 और 3 10 नदियां मिल करके अकेले कोसी को निर्माण करती है। अब समझिए कि 10 नदियों का जलधारा जब एक किसी नदी में पड़ जाए तो उसका बहाव कितना भयावह होगा। उसी तरीके से इसमें एक नहर बनाने से कार्य नहीं चलेगा, इसलिए इसमें 2 नहरें निकाली गई, एक पश्चिमी क्षेत्र की तरफ और एक पूर्वी क्षेत्र की तरफ, और दोनों पे लाभान्वित जिलों को आप देख रहे हैं। एक छोटा सा और परियोजना है हमारे यहाँ जो कभी कभी किसी पेपर में देखने को मिल जाता है, कमला नदी परियोजना। कमला नदी परियोजना, ये जो कमला नदी परियोजना है इसके जो लाभान्वित जिले हैं वो ज्यादा नहीं है, 2 ही हैं, मधुबनी और दरभंगा। मधुबनी और दरभंगा 2 ही जिले हैं जो कि इसके लाभान्वित है। यानी कि हमारे यहाँ टोटल बिहार में आपने देख लिया 4 नदी घाटी परियोजना है, सोन, गंडक, कोसी, कमला। अब सोन और कोसी 2 ही नदी ऐसी हैं जिनकी जलधाराएं 2 क्षेत्रों में निकलती हैं, एक पूर्व एक पश्चिम में। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं बिहार में जल प्रपात कौन कौन से हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार कि जल प्रपात कौन कौन सी है। देखिए, जलप्रपात की अगर हम बात करें बिहार में कौन कौन सी थी है, ककोलत है सबसे, ये ककोलत दुर्गावती में है, तो लिखते जाते हैं हम यहाँ पे ककोलत, यहाँ पे ककोलत। ठीक है, एगो ककोलत के बाद आपका आता है जो कि सभी सबसे ज्यादा जो आपके जलप्रपात है वो रोहतास में देखने को मिलते हैं, ककोलत, दुर्गावती, धुआं कुंड 2 नंबर में, दुर्गावती। ठीक है, तीसरा धुआं कुंड। ठीक है, धुआं कुंड के बाद मांझर कुंड 4 नंबर जो है, मांझर कुंड। 5 नंबर जो है एक तुतला भवानी कुंड है, तुतला भवानी कुंड, वहां पे एक मंदिर भी है, तो इसलिए इसको हम लोग तो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 ये मेन मेन है जो एग्जाम में आते हैं, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ककोलत जो है नवादा में है, दुर्गावती जो है रोहतास में सबसे ऊंचा है। ठीक है, एक और है, एक आपका है तेलहर है, तेलहर जो है हमेशा पूछ लेता है, ये कैमूर में है, तेलहर, तेलहर जो है ये कैमूर में है। ठीक है, ये नवादा में है। ठीक है, यह रोहतास में है, और ये तीनों 1 2 3 ये तीनों के तीनों जो हैं सासाराम में है, सासाराम। जिला कौन सा है, रोहतास। तो ये जलप्रपात है जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तेलहर आता है, ककोलत आता है, दुर्गावती आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जिसमें मैं स्टार लगा रहा हूँ, यह इम्पोर्टेंट है। सभी पेपरों में इन तीनों में से किसी एक को देखने को मिल जाता है, कोई एक ही आता है, तेलहर आएगा, ककोलत आएगा, दुर्गावती आएगा। ये सभी जलप्रपात है। और हमारे बिहार में 3 आपके वो है रामसर साइट जो है, बिहार में 3 ही रामसर साइट है, वो कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। एक है आपका कांवर झील बेगूसराय में, और नागी नक्की, यानी कि रामसर साइट जो अगर देखा जाए, रामसर साइट बिहार में तो 3 है। आपका आपका हो गया ये नागी नक्की हो गया, और कांवर झील 3। कांवर झील, नागी पक्षी अभयारण्य और नक्की पक्षी अभयारण्य।
यानी कि हमारे यहाँ टोटल बिहार में 3 रामसर साइट है, इसको याद रखेंगे आप तो काम हो गया। यहाँ पे एक नंबर तो यहाँ से आपका आ ही जाएगा, यहाँ से एक नंबर आपका नदी घाटी परियोजना और एक नंबर यहाँ, यानी कि ये जो क्लास है टोटल 3 नंबर का है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसको 1 से 2 बार देखना है, याद हो जाएगा। 3 नंबर का काम हो गया। किसी भी पेपर में, बिहार दरोगा पुलिस हो, बीपीएससी का प्री हो, है ना, रेलवे का, उन सभी में इनमें से एक तो आना ही आना है। यही हमारा मेन नदी घाटी परियोजना, जलप्रपात और झील जो है, ये इतना ही जरूरत है, इतना ही आपके दिमाग में रहना चाहिए, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। इसी में से एक नंबर आ जाएगा, एक नंबर यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, नदी घाटी परियोजना से आ सकता है। तो तीनों एक साथ नहीं आएंगे। जब अगर रामसर साइट आएगा तो ये नहीं आएगा, लेकिन नदी घाटी परियोजना आएगा। नदी घाटी परियोजना आएगा तो ये आएगा, ये नहीं आएगा। तो यहाँ से 2 से 3 नंबर पक्का है, एकदम फ्री के और एकदम आसान के 2 नंबर। ठीक है, फिर ऐसे ही बेहतर कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे। आज के क्लास हमारा यहीं खत्म है।